अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स बर अक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं एक अहम खदशे के हवाले से। जी हाँ, ये खदशा लाहक है हुकूमत को। हुकूमती वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली जब हो गई, यानी 25 अक्टूबर के बाद, तो खदशा मौजूद है कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। उनका मजीद कहना था कि इस खदशे का इजहार मैंने ही पहले किया था और अब भी ये खदशा मौजूद है। साथ साथ हम बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। क्या आईनी तरमीम जो SCO समिट की मीटिंग है इसके बाद होने जा रही है, इस हवाले से खबर सामने आई है। JUI फे की जानिब से वो क्या फैसला करने जा रहे हैं और क्या वो हुकूमत के साथ खड़े हैं या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक अहम मसला KP हाउस इस्लामाबाद, कल भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था, ज़िम्नन आज तफसील से इस पर बात करेंगे कि उसे क्यों सील किया गया है। अब तहरीक इंसाफ ने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें उन्होंने इसे डी सील करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आम रहनुमा है शाहिदा रहमानी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप नून लीग वफाकी हुकूमत के अहम रहनुमा, बल्कि एक अहम ओहदे पर फायज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि खदशा मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में अगर तब्दीली आती है तो इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। पीपल्स पार्टी को भी ये खदशा है क्या? जी बहुत शुक्रिया इरफान। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का ना कोई खतरा है और ना ही हमने तो बहुत ज्यादा खतरात को फेस करके यहाँ पहुंचे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जमहूरियत के लिए जदोजहद की, जो कुर्बानियां दी और जो रिस्ट्रिक्शन पीपल्स पार्टी पे थी और जो उनके वर्कर्स को, लीडरशिप को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पूरी लीडरशिप को ही आप देखें कि मौत की घाट उतार दिया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, भुट्टो साहब के दोनों साहबजादों को शहीद कर दिया गया। फिर हमारे सैकड़ों वर्कर जो हैं वो शहीद हुए। आप देखें 18 अक्टूबर उठा के देख लें या जिया माशाल्लाह का दौर उठा के देख लें तो 70,000 से ज्यादा वर्कर्स ने कोड़े खाए। और हमें इस किस्म का किसी किस्म का खौफ नहीं। आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा मेरे लिए मंसूर अली शाह भी उतने ही काबिल एहतराम है जितने साजिद फायजिस हैं। जो भी चीफ जस्टिस हैं आएंगे वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, इदारों का एहतराम किया। और पीपल्स पार्टी हमेशा ये समझती है कि इदारों को अपने अपने डोमेन में काम करना चाहिए, जो आईनी और कानूनी तौर पर उनके हदूद हैं उनके अंदर रहकर काम करना चाहिए। अगर वो इदारे अपने हदूद में रह के काम करेंगे तो इस तरह कोई अफरा तफरी इंसर्जेंसी टाइप की चीज नहीं होगी। अच्छा, तो शाहिदा रहमानी साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब ये नहीं कह रहे, ख्वाजा आसिफ साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे कि उनकी ये ऑब्जर्वेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि वो कह रहे हैं कि उन्हें इस किस्म की मालूमात मिली थी, उन्होंने पहले भी ये जिक्र किया था। क्या इस किस्म का तहरीक इंसाफ को प्लान रखती है आपके खिलाफ के सारे इलेक्शन को कलअदम करार देने का कोई प्लान उनके पास है? और अगर है तो दिफाई हिकमत अमली क्या हो सकती है? क्या ये इलेक्शन ऑडिट जो है चंद हलकों तक महदूद होगा, जिस तरह हमने देखा था 2013 के इलेक्शन के बाद बानी चेयरमैन PTI ने मुतालबा किया था 4 हलकों का, फिर उन 4 हलकों में साबित ये हुआ कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो ये उसी किस्म का कोई मुतालबा हो सकता है या पूरा इलेक्शन भी मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट है वो कलअदम भी करार दे सकता है? देखिए, जो ख्वाजा साहब की बात मैं नहीं कर सकती। वो जब अभी लास्ट सेशन हुआ था तो ये कह रहे थे हमारे नंबर पूरे हैं और हम हर किसी वक्त भी लेकर आ जाएंगे, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और जब नहीं हो सका आपस में कंसेंसस बिल्ड तो उन्होंने फिर ये कहा कि जी हमारे नंबर पूरे नहीं थे। तो उनकी बात मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, वो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी अपनी राय हो सकती है, अपनी बात हो सकती है, मुझसे मुत्तफिक होना मेरे लिए कंपल्सरी नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि इलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है या इस तरह की। तो देखिए, इलेक्शन आपने देखा, आपने खुद अभी अर्ज किया कि PTI ने किस तरीके से 2014 में धरना दिया और फिर जिन हलकों के लिए बात की उन हलकों में जब इलेक्शन हुए तो वहां से वो बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुए। और इसी तरह PTI जहां जहां जीत जाती है, PTI का हमेशा से वतीरा रहा। वो तो इलेक्शन कमीशन भी ठीक होता है, इदारे भी ठीक होते हैं, सारी चीज ठीक होती। लेकिन वहीं अगर कहीं शिकस्त होती है तो फिर वो वाविला करते हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 इस तरह के नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि लोग समझे कि हाँ हकीकत में इनके साथ ज्यादती हुई है। ऐसा हरगिज नहीं है ना। अगर अभी भी PTI आप देखें कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए पंजाब में हो, सिंध में हो, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। रहीम खान ने इनकी अपनी सीट थी
वो पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, मुल्तान की सीट हासिल की, इसी तरह सिंध में हमने वाज़े तौर पे मेजॉरिटी के साथ ये हमारे पास फॉर्म 45 भी है और 47 भी है। हम ना धांधली के जरिए आते हैं, ना हमें किसी किस्म का खौफ है। वही लोग शोर करते हैं जो खुद धांधली करके आते हैं। अब पीटीआई ने 2018 में बदतरीन धांधली करके आएगी, लाया गया आरटीएस सिस्टम जो कि बड़ा जदीद सिस्टम था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसको बैठा दिया गया। वो रिजल्ट जो 24 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में आने थे, वो 24 घंटों में नहीं आ सके, 3 दिन में नहीं आ सके, 6 दिन में नहीं आ सके। तो ये सब पूरी कौम ने देखा। फिर पीपल्स पार्टी पीटीआई, पीएमएलएन और दीगर अदर पार्टी से मेंबर्स तोड़ते थे और कहते थे आज एक विकेट गिरी, कल शाम में दूसरी गिर रही, तीसरी गिरी। तो ये सब पूरी कौम ने देखा। इस तरह का पीटीआई का हमेशा से वतीरा रहा है और वो इसी तरह से नैरेटिव बिल्ड करते हैं और इसी तरह शोर शराबा करें। अच्छा शायद रहमानी साहब, अगर मामला गो के अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तक हैं, जो भी इलेक्शन में धांधली के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के, अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है तो कहीं से भी किसी भी हल्के की इंक्वायरी हो सकती है, रिकाउंटिंग हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा इस पर स्टे नहीं लेगा। पॉलिसी क्या है? देखिए, स्टे लेना या कोर्ट के जो प्रोसेस हैं वो कैंडिडेट अपने तौर पे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का ना खदशा है और ना ही किसी किस्म के हमें खौफ है। बिल्कुल आप कोर्टों में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, हम हर तरह के हालात को फेस करते रहे। हमेशा हमने कोर्टों को फेस किया है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। इस कोर्ट ने तो हमारे साथ जो जुल्म किए हैं उसकी एक लंबी दास्तान है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को नाकर्दा गुनाह में फांसी दे दी गई। क्या ऐसा लीडर दोबारा आ सकता है? जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब को 11, 12, 13 साल जो है जेलों में रखा गया। क्या उनकी वो जो उनको जेल में बिला वजह रखा गया झूठे इल्जाम में, वो दिन वापस आ सकते हैं? फिर इसी तरह एक जुम्बिश कलम जो है आपने गिलानी साहब को घर भेज दिया। तो बहुत सारे ऐसे फैसले कोर्ट ने किए हैं जिससे कोर्ट, मैं समझती हूँ कि खुद जवाब आंसरेबल है कि इस तरह के फैसले जो है ना तो देना चाहिए, ना पार्टी बनना चाहिए, ना ही माशाल्लाह जब आए मुल्क में तो उसे नजरिया ज़रूरत समझ के उसको जायज़ करार देना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा भी हमें उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब। फरमाइएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक खदशे का इजहार किया, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो खदशा मौजूद है कि इलेक्शन ऑडिट होगा। तो क्या प्लान क्या है? क्या इस हुकूमत को जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, पूरे इलेक्शन को आप कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं 25 अक्टूबर के बाद, या जो हल्के जहां पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिर्फ आप वहां तक महदूद रहेंगे? देखिए, हमने बड़ी सीधे सीधी बात की हुई है, हमें हमारा मैंडेट वापस दो। हमने फॉर्म 45 183 सीटों के जमा कराए। अच्छा, जिसके अंदर से जो हमें मिली हैं वो मिली हैं, जो नहीं मिली वो बाकी हमें चाहिए। उसके अंदर पैटर्न का ऑडिट हो गया था 3 सीटों का, लाहौर की 2 सीटों का भी पैटर्न ने ऑडिट किया है। वो तो 5 सीटों मेरे ख्याल से वो तो फटाफट ही फैसला हो जाना चाहिए। बाकी एक तरीकेकार तय कर लिया गया है। अगर एक केस भी आ जाएगा तो तरीकेकार ये है कि वो 3-4 पार्टियों से जमा कर रहे हैं फॉर्म 45, किसी एक पार्टी का नहीं जमा कर रहे, और फॉर्म 47 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो रिजल्ट आता है 4 पार्टियों के से एक्यूमुलेट करके उसको वो विक्ट्री या डिफीट दे देते हैं, विच आई थिंक सो इज अ फेयर सिस्टम। बट प्रॉब्लम ये है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था, हम अक्टूबर में आ गए, ट्राइब्यूनल नहीं बने हैं, अभी जानबूझ के डिले की जा रही है। काजी फाइज ईसा साहब जो है वो फ्रॉड ईसा है, उन्हें इस चीज की चीफ जस्टिस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, कहीं हमें ना तौहीन अदालत का नोटिस दिलवाएं, आप कम से कम इतना तो ख्याल करें। आप उनके फैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज़ाती मुनासिब है कि इस तरह हम हमला करें। चलिए सर, मेरे पे आ जाएगी बात, नहीं कहेंगे। मैं कहूँगा जिस तरह काजी साहब बिलीव कर रहे हैं वो नॉन काजी वालों का तरीका है। अच्छा, नहीं उसकी जो लोग इस सीट के ऊपर बैठते हैं। जी कतल कलामी की माजरत, एक मसला ये भी ना है ना कि हमने 35 पंचर वाला बयान भी बानी चेयरमैन पीटीआई का हमें याद है, फिर उन्होंने कह दिया था जब 4 हल्के खुले थे उसमें मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं हुई थी, हमें याद है उन्होंने कहा था ये तो मेरा सियासी बयान था। कह दिया, क्या कह रहे हैं, नहीं साबित हुई,
सब में साबित हुई। 35 पंचर वाला जो बयान था, आपको याद ये होगा? जो 4 हल्के खुले, सारे हल्कों में धांधली साबित हुई। सर उसमें फैसला ये है आपने कि मुनज़्ज़म धांधली साबित नहीं हुई। सर वो देखिए, हमारे कोर्ट के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो मुजरिम भी थे। हमारे कोर्ट के फैसले के लिहाज से जो है इद्दत केस के ऊपर भी इमरान खान को सजा हो चुकी है। बहुत सारे फैसले आए, अगर आप फैसले कोर्ट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ दुनिया क्या कहती है। मखसूस कोई नशिस्तों फर्क वाला होगा? फैसला भी इसी खाते में रखें हम, उसी तरह रखें जिस तरह ठीक। बाकी नहीं चीजों को मैं देखें? देखिए, एक फर्क है। अच्छा। मैं एक फतवा दूं हम्म। किसी दीनी मसले पे तो लोग कहेंगे भाई आप कौन होते हैं। तो बात ये है, काजी काजी होता है, सियासी लीडर होता है। दोनों के बयानात में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, इसको कहाँ भी हम रियलाइज। हम किस पे यकीन करें ना? बंदयाल साहब के दौर में यही जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त, पीडीएम के उस वक्त इत्तेहादी हुकूमत थी, वो उन पे इस तरह इल्जाम लगाते थे। अब मौजूदा चीफ जस्टिस पे आप इल्जाम देखिए, लगा रहे हैं। मैं एक चीज जानता हूं ना, हम्म। हर चीज का कोई मेयार होता है। अच्छा। आप मेयार तय कर लीजिए, हम्म। खुद ब खुद तय हो जाएंगी। अगर आप कद को किलो में नापने लगेंगे तो कभी भी कद नहीं नपेगा। हम्म। लेकिन आप मीटर में, फुट्टे में, इंचों में, सेंटीमीटर में कहेंगे और टेप दे देंगे कि ये वाली टेप से सबको नापना है। ठीक वो है। चाहे असली टेप हो, जाली टेप हो, लेकिन हर आदमी को नापने के लिए वही टेप होगी। तो फिर फैसला हो जाएगा लंबा सबसे कौन है और छोटा कौन सा है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में पता ये है कि अभी तक अदालतें जो है आजाद नहीं है। और पीटीआई के दौर में आजाद थी सर। और दूसरा ये है कि वक्त पे फैसला नहीं होता। पीटीआई के दौर में अदालतें आजाद थी। जी मेरे ख्याल से निस्बतन इससे तो कहीं ज्यादा आजाद थी और आजाद होनी चाहिए। अगर पीटीआई ने नहीं आजाद किया तो गलत किया। अच्छा। ये आप यही सुनना चाहते हैं? मैं तो देखिए, प्रिंसिपल रिजर्व प्रिंसिपल। ठीक है। अगर आज एपी के अंदर फायरिंग हुई है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो रॉन्ग है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इंसान की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रोटेस्ट हर किसी का है, जिरगा बुलाना हक है। ये नहीं है कि पीटीआई अपने लिए मांगे और दूसरों के लिए नहीं करे। वहां हुकूमत पीटीआई की है ना, जहां आप कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है। देखिए, बात सारी है, हमारी भी कुछ मजबूरियां जो हैं। अच्छा। वो ये है कि सबसे पहले ये पीडीएम की फ्रॉड हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत ने पीटीआईएम को कल अदम जमातों में डाल दिया और उन पे शेड्यूल 4 लागू हो गया। हम उससे एग्री नहीं करते, हम बिलीव ही नहीं करते मार्जिनलाइज करने पे, हम नेगोशिएशन पे बिलीव करते। अब जब उसको कर दिया गया तो आईजी पुलिस को ऑर्डर देती है फेडरल गवर्नमेंट कि ये नहीं करने देना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज ऑल्सो बाउंड कि जो पार्टी जिसका हुक्म हो चुका है, कोर्ट ने भी आज उनको इजाजत दे दी। हम तो कोर्ट में गए थे, अब हम इसको अभी भी चैलेंज करेंगे कि ये सही नहीं है। वी डोंट बिलीव कि ये वायलेंस होना चाहिए। दे हैव अ राइट टू, क्या कहेंगे मसद अगर कोई शख्स, देखिए एक मेरे ईगो की बात है। आपके ख्याल से पाकिस्तानियों की मोहब्बत अपने मुल्क से इतनी कमजोर है कि 4 आदमी गली के कोने पे खड़े होकर पाकिस्तान को बड़ा भला कहे तो पाकिस्तान खतरे में आ जाएगा? नहीं आएगा। वो लोग खतरे में आ जाएंगे। मेरे मुल्क को क्यों बुरा कहते हो, मेरे वतन को कैसे बुरा कर सकते हो? वो उनको लोग सोशल बॉयकॉट कर देंगे। दैट इज द वे टू ट्रीट देम। ये नहीं है कि उनको गोली मार दो या उनको फिरदौस शमीम नकवी साहब, हमने देखा ना अली वजीर साहब जब उस दौर में, आपके दौर में ऐवान के अंदर तकरीर करते थे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था। तो आपके दौर में भी तो ये होता रहा है ना। अब आप किस तरह मौजूदा दौर में आप तारीख को मस्ख ना करें। अली वजीर के खिलाफ और मंजूर पश्तीन के सामने पीटीआई ने एक आदमी नहीं खड़ा किया। हमने 2 सीटें उन्हें तोहफे में दी हैं। लेकिन फिर आपका साथ छोड़ दिया ना उन्होंने। नहीं, ये मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? नहीं नहीं, ये सही है, लेकिन बाद में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया था। अभी रुक जाइए, एक एक करके आते ना। ये सच है, उनको सीटें किसके ऐवान की बदौलत मिली? हमारे। अब उनको टाइम उतना ही मिलेगा जितना उनका कद है।
अच्छा, उससे ज्यादा टाइम तो नहीं मिल सकता इससे, कि बाकी को भी बोलना होता है, वो स्पीकर की वो है स्वाब्दी। जब वो लेकिन आपके दौर में पीटीआई सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे तो स्पीकर माइक बंद कर दिया जाता था उसमें। यार हम सबसे बुरे लोग थे। अच्छा, हम सबसे बुरे लोग थे। क्या हम ही मेयर होंगे या मेयर कुछ और होगा? नहीं, मौजूदा दौर पे तो बिल्कुल तनकीद हो रही है ना कि मैं नहीं होना मेयर चाहिए, पूछ रहा लेकिन हूं। माजी में भी यही होता पीटीआई रहा है। पीटीआई इस मुल्क की तारीख में, हम्म, 77 साल की तारीख में 3 साल हुकूमत की है, 3 सवा 3 साल। ठीक है। बाकी लोगों ने 74 साल किए। वो मेयार सेट कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? उनका कोई मेयार ही नहीं था। हमारे यहाँ जो असेंबली की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ 1.5 साल तक असेंबली मिली नहीं, कन्वीन ही नहीं हुई। अब आप पूछेंगे क्यों? या आपको याद है कोविड हो गया था, हम्म, उसके असरात 1.5 साल रहे थे, सेशन ही नहीं हो सकते थे। कोई असेंबली में भी सेशन नहीं हो रहा था, सिर्फ नेशनल असेंबली की। हाँ, अब जी, शाहिदा रहमानी साहिबा भी हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं तो उनसे भी बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाहिदा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। शाहिदा रहमानी साहब, सवाल वही है कि इलेक्शन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आईनी अगर अदालतें बनती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में नज़र आती है, वफाकी हुकूमत भी ये चाहती है ये बने, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कुछ निकात पर हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, और एसओसी जो समिट होने जा रही है उसके बाद ये आज खबर आई है कि आईनी तरमीम को मूव किया जाएगा। तो पीटीआई को क्यों आप साथ लेकर नहीं चलना चाहते इस मामले में, या हुकूमत यह इरादा रखती है और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह इरादा रखती है कि पीटीआई को भी इसमें शामिल किया जाए और तमाम लोगों का कंसेंसस जो है वो उसके मुताबिक इस अगर आईनी तरमीम को पास किया जाए, जैसे हमने 18वीं तरमीम देखी थी, उस तरह हो जाए तो अच्छा नहीं होगा ये मुल्क के लिए? देखिए फन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 में जब हमारी हुकूमत थी और उस वक्त सादा अक्सरियत के साथ थे, लेकिन हमने 18th अमेंडमेंट जैसा तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी, एनएफटी अवार्ड से लेकर आपने देखा कि सदर पाकिस्तान ने अपने तमाम तरह इख्तियारात पार्लियामान को दिए, केपीके का सूबे सरहद का नाम चेंज किया, तो बहुत सारे हिस्टोरिकल काम हुए। और उस वक्त भी ये था क्योंकि मीसाके जमहूरियत के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, तो इमरान खान साहब सब ने सिग्नेचर किए थे कि हम जो है आईनी अदालतें बनाएंगे। और मैं समझती हूँ कि अब वक्त है कि हम आईनी अदालत का क़याम जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। जिस तरह से आप देखें कि फेवरेटिज्म होता है, अभी मेरे लिए काबिल एहतराम फिरदौस शमी नकवी साहब फरमा रहे थे कि जी काजी को जो चीफ जस्टिस साहब के लिए जबान इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, मैं मुझे पता है कि अगर चीफ जस्टिस साहब की ना तो बेटी पैमरा में सिफारशी मुलाजिम है, ना ही उनकी सास फोनों पे गुफ्तगू कर रही हैं, ना ही उनके बेटे या बेटियां जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, ना ही उन्होंने किसी को गुड टू सी यू कहा है, ना ही उन्होंने मर्सिडीज में बैठा कर उनको अदालतों में से लेकर आए। तो ये सारी चीजें अगर करते हैं तो काजी फायदे साज अच्छे होते। साकिब निसार इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, बहुत अच्छे थे। गुलजार साहब चला रहे थे, वो पलकों पे थे। खोसा साहब की आमद होती थी, लड्डियां पाते थे। तो ये सारी चीजें हैं ना, देखिए ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। अदालतों को न्यूट्रल होके काम करना चाहिए। ये नहीं कि किसी दबाव में आके वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लगा दें, किसी के दबाव में आके यूसुफ अजहर गिलानी साहब को या जुम्बिश कलम घर भेज दें। तो ये जो दबाव है ये इसमें आकर माशाल्लाह को जायज करार दे दें, नजरिया जरूरत के तहत कर दें। तो ये सारी चीजें अब खत्म हो जानी चाहिए। बहुत हो चुका है पाकिस्तान में, अब ये इन्वॉल्वमेंट खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल पॉलिटिकल जमातों को अपना विजन के साथ इसमें काम करना चाहिए। आप देखें कि हम तो पीटीआई को भी दावत दे रहे हैं, हम तो कहते हैं तमाम पॉलिटिकल जमातों को कंसेंसस के साथ बैठना चाहिए और जो भी हम इस तरह के इदारों के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आज लाखों के हिसाब से केसेस पेंडिंग में, अगर हम इस्लाहात नहीं करेंगे अदालतों की तो मसाइल होंगे। फिरदौस शमी नकवी साहब फरमाइएगा। दुनिया भर में होता है। हमने तो हमेशा इन्हें दावत दी, चाहे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, हुकूमत बनाने के लिए। और अभी भी कल भी चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि हम बात करना चाहते हैं, आज भी आ जाए, बैठे मौलाना फजल रहमान के साथ जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखें कि उनके साथ कंसेंसस बिल्ड हो रहा है, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। कोई आपकी पर्सनल जाती रंजिशें या जाती दुश्मनियां नहीं होती। नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, नजरियात अलग, एक दूसरे का एहतराम किया जाता है, दलाइल के साथ बात की जाती है, कायल किया जाता है।
फ़लस्तीन के हवाले से जो एपीसी थी फिरदौस शमीम नकवी साहब, उसमें भी तहरीक इंसाफ नहीं बैठी। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा मूव था पीटीआई के लिए? इतनी जमातें, यहाँ तक कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह भी उसमें मौजूद थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। दो जवाब देंगे एक के बाद। पहले फलस्तीन वाला मसला उठा दें। जी जी। पूरे हर अखबार में इस हुकूमत ने इश्तिहार डाले। जी। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कहीं इसराइल की कंडेमनेशन दिखा दीजिए एक अखबार के इश्तिहार सर में। वजीर आजम के बयानात हैं, एपीसी है, प्रेस रिलीज है। नहीं, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के इश्तिहार बांटे गए। एक इश्तिहार में दिखा दें कि हम इसराइल को कंडेम करते हैं। नहीं तो यूनाइटेड आप ये समझते हैं अखबारों में इश्तिहार भी देना चाहिए था? प्लीज 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 मेरी बात मैं समझना चाह रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको समझा देता हूं ना, आप मुझे बात जी, मुकम्मल करने देंगे खुद। जी जी। यूनाइटेड नेशंस की स्पीच की इन्होंने, इसराइल को कंडेम किया बाय नेमिंग देम। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, निकाल के दिखा दो। सर पूरी स्पीच ही मुद्दा यही था कि फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। तीसरी चीज, इन्होंने आज तक खुद क्यों नहीं कोई मार्च निकाली? एसपीडीएम जमात इस्लामी को क्यों नहीं इजाजत दी? जमात इस्लामी ने मांगी, इस्लामाबाद में मार्च निकालने को क्यों नहीं दी? लेकिन वही जमात इस्लामी एपीसी में बैठी थी ना सर, वही जमात इस्लामी एपीसी में बैठी थी। वही जमात इस्लामी ने भी उनको कंडेम भी किया। हम दोगले हिपोक्रेसी में यकीन नहीं रखते। अच्छा। हम इनका किरदार और इनका चेहरा आया करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने। अच्छा, ये अमेरिका के गुलाम है, ये चेरी पॉलिसी है, इनको सिवाय इसके और कुछ नहीं आता। इनके पास कोई नहीं है। पीटीआई बड़ी सिंपल थी। जिस दिन सऊदी अरेबिया ने रिकॉग्नाइज किया, यूएई ने रिकॉग्नाइज किया, साथ साथ ये आया कि जी तहरीक इंसाफ भी रिकॉग्नाइज करवाएगी या ये करवाना चाहती थी। क्या कहा कि हम कायदे आजम के कॉल पे कायम है, जब तक फलस्तीन का मसला नहीं हल होगा हम इसराइल के साथ कोई बातचीत भी नहीं पसंद करते। वी आर वेरी क्लियर। अब आए, शाहिदा रहमानी साहिबा ने कितनी अच्छी बात की। इनका एहतराम चीफ जस्टिस का जरदारी साहब जो करते हैं वो ये है कि चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि स्विस की अदालतों को खत लिख दो। कोई झटका नहीं दे रहे थे, सिर्फ खत लिखने को कह रहे थे। जरदारी साहब ने मना किया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में उनको सजा हुई थी। सर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बाद में पता चला था कि उन्हीं जज साहब ने कहा था कि आप रिव्यू पिटीशन दायर करें तो मैं इसे अंडू कर देता हूं। ये बात तब देखिए, मैं अगर काजी फाइज ईसा के लिए कह सकता हूं जी जी, तो इफ्तिखार चौधरी से बड़ी मेजर डिसअपॉइंटमेंट से जो इस दौर के हैं वो काजी फाइज ईसा है। इफ्तिखार चौधरी और अरसलान चौधरी के कारनामों के बाद, रिकॉर्डिंग का झटका पहुंचाने के बाद, रेंटल पावर पे झटका पहुंचाने के पाकिस्तान को $12 बिलियन का तो नुकसान उस शख्स के फैसलों से हुआ है। अच्छा उसको तो काबिल तारीफ। नकवी साहब आप ये कह रहे हैं कि एपीसी में, चूंकि एपीसी में मौजूदा हुकूमत के लोग थे, उनके साथ आप नहीं बैठ सकते। ठीक है, आप नहीं बैठ सकते। आप खान साहब की रिहाई के लिए या आईनी तरमीम को रोकने के लिए अगर एहतजाज कर सकते हैं तो एक एहतजाज आप खुद से कर ले। पीटीआई अगले 2-4 दिनों में या एक हफ्ते में क्या कोई बड़ा एहतजाज करने जा रही है फलस्तीन के हक के लिए? जी देखिए, फलस्तीन के लिए हम तो हर जगह हर दफा मांग रहे हैं, आज इजाजत दे दें, हम एहतजाज करेंगे। हमें हमारे जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। सबसे पहले तो हम एहतजाज इस हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं कि आईन की पामाली हो रही है, मेरी फंडामेंटल राइट्स की पामाली हो रही है। नहीं, फलस्तीन के लिए एहतजाज राइट टू एसोसिएट की जानिब से। फलस्तीन से छोड़िए, पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों के ऊपर जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टीयर गैसिंग हो रही है। मैं पहले अपने मुल्क में नहीं प्रोटेस्ट करूं। सिंध में कर लेना आप। अरे मैं इस्लामाबाद भी पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा। मैं सिंध में भी करूंगा। सिंध वाले इजाजत दे रहे हैं। इस्लामाबाद में मना नहीं है, लेकिन आप डी चौक की मस्जिद है ना कि हमने डी चौक हसास जाना। एक मिनट राइट टू प्रोटेस्ट एग्जिस्ट। चाहे मैं कोर कमांडर के घर के सामने प्रोटेस्ट करूं, चाहे आर्मी के जीएचक्यू के सामने प्रोटेस्ट करूं, चाहे मैं डी चौक पे प्रोटेस्ट करूं। सर थोड़ा सा इसमें मामूली सा इसमें as long as I am peaceful, I am within my constitution right. पीसफुल नहीं थे ना 9 मई को, लोग पीसफुल नहीं थे, वो अंदर घुस गए थे ना। मसला तो नहीं जी, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हम बार बार कहते हैं सर, वीडियो में आपके लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, शाहिदा रहमानी साहब नहीं नजर आ रहे। ये देखिए, आप गलत बयानी
अगर नजर आ रहे होते तो वीडियो एविडेंस दिखा रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि यास्मीन राशिद रो करेंगे और उनको 1.5 साल से जेल में रखा हुआ है। एक खातून जो मुगल्लज़ात बक रही हैं मुझे पाकिस्तान के इदारों को, मुझे ये बताइए। जी जी, वो खातून आपके यहाँ हीरो है। देखिए मुझे एक चीज बताइए जी, कि जो लोग इंटरव्यू दे दें उन्होंने अगर आग भी लगाई होगी जिन्ना हाउस में जाके तो वो माफ, और तो जो अंदर नहीं गया हो। ये जो इमरान खान साहब के भांजे खड़े हुए थे वहाँ, वो पतलून लेकर, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? जी मुझे देखिए, बात सारी ये है, जो जिसका जितना हो हिस्सा उसको सजा दे दीजिए। मतलब वो गलत था, आप चाहते हैं उनको सजा होनी चाहिए? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं उससे पहले उसकी सजा होनी चाहिए जिसने दरवाजा खोला था। जी जी। वो लोग किधर हैं जिनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी? क्या वो आईजी पुलिस को क्यों नहीं, उस आईजी पुलिस को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा? सिक्योरिटी इदारे उस वक्त करते क्या? फायर करते? ये मॉब के ऊपर फायर करते, क्या करते? यार मैं क्या करूं आपसे, आप मुझे हर आधा जुमला बोलता हूं, आप रोक देते। सर आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। नहीं मैं सुन रहा हूं, आप अपना शौक पूरा कीजिए। अरे बोले बोले सर, बोले। आप शौक पूरा कर लीजिए। जब आप सवाल पूछें तो उसके बाद कम से कम 2 मिनट का वक्फा दें। सर मैं चुप हूं, आप बोले। आप 2 मिनट से ज्यादा लूं तो आप कहें कि जी देखिए आपने 2 मिनट से ज्यादा। नकवी साहब बोलिए प्लीज। हाँ जी, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैं सिर्फ फिरदौस शमीम नकवी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के हवाले से, एहतजाज के हवाले से आपने बात की, तो अगर आप सिंध के अंदर एहतजाज करते हैं तो शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शाहिदा रहमानी साहिबा, अगर फ़लस्तीन के हवाले से पीटीआई एहतजाज करती है सिंध के अंदर तो कोई रोक टोक तो नहीं होगी इनको यहाँ पे? देखिए, फलस्तीन के हवाले से तो हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी दावत दी, और ये इनका तो आपको पता ही है कि ये कभी इसराइल का नाम मजम्मत कर सकते हैं, की जानिब से कोई जवाब और ना ही ये फलस्तीन के लिए, ना ही फलस्तीन के लिए, फलस्तीनियों के लिए निकलेंगे। इन्हें फलस्तीन पे होने वाले जुल्म जो है वो अपने उससे ज्यादा अपना जुल्म लग रहा है। कह रहे हैं ना कि जी हम पे हो रहा है ज्यादा, तो आप सोचें कि इन्होंने जो अपने दौर में जुल्म किया, ये अपनी जुल्म और बर्बरियत भूल गए कि इन्हीं इस्लामाबाद की सड़कों पे हमें भी घसीटा गया, पार्लियामेंटेरियन को, खवातीन को, और ना करदा हम, हमारा कोई नहीं था, हम भी अपने चेयरमैन के साथ पुरअमन तरीके से नैब कोर्ट जा रहे थे। फिर अदी फकार तालपुर साहिबा के साथ क्या हुआ, सदर आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या हुआ, उन पे झूठे केसेस बनाए गए, फिर उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, रावलपिंडी, फिर अडियाला जेल में बंद किया गया, फिर बख्तरबंद गाड़ी में जब लाते थे हथकड़ी लगा के तो इमरान खान साहब को बड़ी दिली सुकून और तस्कीन होती थी। आज इनको इतना सारी दुनिया के अंदर जो है, सारी दुनिया के मुसलमान खून के आंसू रो रहे हैं, जो इस वक्त इसराइल दहशतगर्दी कर रहा है, जो जुल्म बर्बरियत के बाजार गर्म किया। इन्होंने एक दिन उसके लिए निकले? कभी नहीं। जब तमाम पार्टीज की कॉन्फ्रेंस उसी में आके बैठ जाते हैं, नहीं, सब इनका यही अलमिया है कि सब चोर हैं, ये एक साहूकार हैं, ये इंतहाई ईमानदार हैं, क्योंकि इनको तो कोर्ट से डिग्री मिल गई थी, उनके तो वो जजेस 7 में कहते थे। आप इनसे नहीं देख सकते, ये इतनी महारत के साथ गलत बयान करते हैं और उसी को नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। हम तो कह रहे हैं वो सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। गलत बयानी को बयान करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। गलत बयानी को बयान करते हैं, कापे हमारी टांगती हैं, ये सब उर्दू का जनाजा निकलता रहे, क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल गलत बयानी से काम लेते हैं आप। नहीं, हाँ अब दुरुस्त है, आगे चलिए, ये मुकम्मल कर लें तो बता दीजिएगा। हाँ, हर चीज में आप जब भी बात करेंगे आप सोचें कि इनके साथ क्या हुआ, इनके कितने लोगों को फांसियां लगा दी गई, कितने लोगों को कोड़े लगा दिए गए, कौन सा पीटीआई का नाम लेना जुर्म करार दे दिया गया, जलसे करते फिर रहे जाए, केपीके की हुकूमत तो संभाले, केपीके की हुकूमत संभल नहीं। कभी इस्लामाबाद में डीसा जब कोई पहले नहीं आ, फिर ये कंटेनर का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया, वो भी इमरान खान साहब। पूरे कंटेनर से इस्लामाबाद बंद कर दिया करते थे, हमें याद है, हम इस्लामाबाद में ही होते थे, तो हमें निकलने के लिए रास्ते नहीं होते थे। आज इनको जुल्म नजर आ रहा है, अपने दौर में जो जुल्म की दास्तानें आपने बर्पा करके गए वो भूल गए। शाहिदा रहमानी साहब, वो ठीक है कि जो इन्होंने किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत को क्या ये बदला लेना चाहिए? मौजूदा हुकूमत तो कुछ भी उस नहीं रिवायत कर रही, को खत्म करना चाहिए ना, ये जो सियासी विक्टिमाइजेशन है, सियासी भी नहीं दिलवा सकी है।
सियासी केसेस जो हैं ये खत्म होने चाहिए ना, इसको कंटिन्यू कब तक करेंगे हम इन चीजों को? देखिए, अगर पॉलिटिकल मैं जवाब दे सकता हूँ इनको, होने चाहिए, जी, जवाब लेकिन दे अगर सकता हूँ। दहशतगर्दी चल रही है और मुस्तकिल जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को के लोगों को शहीद किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, और कहते हैं एक वजीर आला जो कि वोट उठाता है, इस बात का हलफ उठाता है कि वो आइन और कानून पे अमल करेगा। जी जी फिरदौस साहब, आप बोलिए फिरदौस साहब। आइन और कानून को माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह करता है, वो हमला करता है, यलगार शाहिदा रहमानी साहबा, आपका जी जी आपका पॉइंट आ गया। मैं फिरदौस साहब से जवाब ले लेता हूँ बात इसका। करने देंगे नहीं, सारा ये टाइम भी ले जाते हैं, और सारा जो है ये आप देख लें कि इनका जी कंटिन्यू करें। शाहिदा रहमानी साहब, आपका कोई पॉइंट रह गया तो आप कंटिन्यू करें। हेलो जी आप बोलें मैम। मैं क्या, हम जब बात करते हैं तो इनकी वाह शुरू हो जाती है, जाहिर हम तो इनके बीच में नहीं बात कर रहे थे, इन्हें इतना तो आजाद मैं तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा, आपकी तारीफें कर रहा हूँ। हम तो आप नहीं, वो मेरे मेहमान है ना, मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकता कि आप वाह ना करें। हम तो आपके झूठ पे भी नहीं कहते कि आप गलत काम ले रहे हैं। आप भी सुभान अल्लाह कहती रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहिए, माशाल्लाह कहती रहिए। मैं अच्छा, तो नहीं, हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है ना, ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं, गुफ्तार बताती है। अच्छा, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है फिरदौस साहब, उज़मा कारदार साहिबा भी हमें उन्होंने ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। उज़मा साहिबा, आप फरमाइएगा, यहाँ बात ये हो रही है इस वक्त कि ये रिवायत कब ख़त्म होगी। हम आइनी तरमीम की भी बात कर रहे थे, लेकिन ये जो रिवायत है, जैसे शाहिदा रहमानी साहिबा ने कहा कि PTI दौर में हम पे केसेस बनाए गए, तो क्या मौजूदा हुकूमत उसी तरह इन पे केसेस बना रही है? तो ये कब ये जाके ये सिलसिला रुकेगा, जो विक्टिमाइजेशन है या सियासी इंतकाम है एक दूसरे से, ये ख़त्म कैसे होगा, या इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो एक जमहूरी जमात हैं और हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। जो केसेस इन्होंने बनाए थे, इनको चाहिए था कि फिर 3.5 साल इनकी हुकूमत थी तो उसमें ये सबूत लाते, एविडेंस लाते, ताकि फिर जो मुजरिमान सो कॉल्ड इनके जहन में थे वो उनको सजाएं मिलती। अब बात सारी है कि वो बोगस केसेस थे और अदालतों ने बाइज्जत तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, बाकी राना सनाउल्लाह को, इन सारों को बाइज्जत तौर पे बरी किया। अब इनके जो ये कह रहे हैं कि जी इनके खिलाफ आप कह रहे हैं जो मुकदमात हैं वो जो है वो अदालतों में है, और अगर ये समझते हैं कि ये मासूम है, ये बेगुनाह है, तो जाएं फिर साबित करें अदालतों में कि इन्होंने ना कोई करप्शन की है, ना इन्होंने 9 मई में कोई हमले किसके ऊपर किए हैं, ना इन्होंने तोशे खाने से जो हर चीज जो उठा के औने पौने बेची है। तो ये सारी चीजें जो है ये तो अदालतों में जाके तो इन्होंने करनी है ना। अब आप मुकदमात जो है, अब या तो कह दे जी पाकिस्तान की सब अदालती जो निजाम है उसको बोरिया बिस्तर लपेट के बंद कर दें। अब हमारा तो कोई लेना देना नहीं ना। इन्होंने जो केसेस किए थे ये इनको चाहिए था कि फिर उन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते। उज़मा कारदार साहिबा, असल में इशू ये है कि वो हमने बानी चेयरमैन PTI को भी इस हवाले से बयान देते हुए सुना, फिर PTI का मौक़िफ़ भी, कल भी हमारे साथ थे जदून साहब, तो उन्होंने भी ये कहा, वो कहते हैं हमें कोई और करने नहीं देता था, वो नहीं चाहते थे, जो ताकतवर हल्के हैं वो नहीं चाहते थे कि इन पे केसेस साबित हों, हम बेबस थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हम क्या करते। नहीं, मैं इसमें ऐड कर देता। बात सारी ये है, मैं इसमें अगर इजाजत दें तो ऐड कर दूंगा। इनका जब दिल करता है ये 1 पेज पे हो जाते हैं, ठीक है, और इनका जब दिल करता है वो उनको मीर जाफर और मीर सादिक बना देते हैं, कभी वो न्यूट्रल जानवर की कहानियां शुरू कर देते हैं। तो इनका कोई सर पैर आपको समझ आती है कि ये कौन से पेज पे किसके साथ हैं। अब तो वो पेज मुझे लगता है इनका लीरो लीर हो चुका है, और अगर ये इतने बेबस थे तो इनको चाहिए था ये रिजाइन करके घर चले जाते कि जी मेरे पास तो कोई वो हकीकी कोई पावर है नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं, मुझे कुछ करने नहीं देते। तो भाई आप फिर क्यों बैठे थे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे? आप कहते कि मैं घर जा रहा हूं, और आपने कई बार कहा भी कि जी अगर मेरे काम में दखल अंदाजी की एस्टेब्लिशमेंट ने तो मैं उसी दिन जो है रिजाइन करके घर चला जाऊंगा। तो फिर क्यों इन्होंने 3-3.5 साल 1 पेज के लोगों के कान खाए, पक गए लोगों के कान सुन सुन के।
तो ये इनको अभी भी इन्होंने सबक नहीं सीखा, अभी भी किसी सियासी जमात से बात करने के ये रवादार नहीं है। अभी भी ये कहते हैं कि हम तो बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, सारी जो वो पावर है वो तो एस्टैब्लिशमेंट के पास है। ये नहीं कि ये अपने आप को, अपने सियासतदानों को, पार्लिमान को ये इतना कमजोर समझते हैं, उसको इतना बेतौकीर इनकी तौकीर करने की हर वक्त ये कोशिश करते हैं, तो ये फिर जमहूरी सोच तो ना हुई ना। फिरदौस साहब जी, मैं किधर से शुरू करता हूँ एक एक का। जी, पाकिस्तान के सरजमीन से ऊपर ड्रोन के हमले पाकिस्तान में हुए, किसका दौर था? हिसाब दूं कि नवाज शरीफ के दौर में कितने हुए और जरदारी के दौर में कितने हुए? अपने ही लोगों से अमेरिका से बमबारी करा दी, जुल्म तो कभी किया नहीं। एक और शाहिदा रहमानी साहब से याद कराऊं कि मौलाना फजलुर रहमान कितनी दफा इस्लामाबाद आए लॉन्ग मार्च पे, और बिलावल ने कितनी लॉन्ग मार्चें की, ट्रेन मार्च, पैदल मार्च, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, इन्फ्लेशन मार्च, पता नहीं 16 मार्चें अनाउंस की, 3 दफा तो इस्लामाबाद वो भी आए। मरियम नवाज भी आई। कभी एक वीडियो दिखा दे कि हमने इस किस्म की टेयर गैसिंग की हो। हमने तो इनको जगह दी, वेलकम किया, बैठो करो, एक जलसे की इजाजत नहीं देते। ये कहते हैं कब बात की, बानी पीटीआई का नाम टीवी पे नहीं टूटा, कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए, 1 मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। मिनट आप खामोश रहिए, देखिए मैं फिर आप माशाल्लाह मेरे सचों पे कहते हैं, आपने तो कौम के साहब आपको वक्त दूंगा मैं, आप तफसील से बोलिए। अच्छा जी, फिर क्या है, इनके जो जरदारी साहब है उन पे केसेस किसने किए? नवाज शरीफ ने। इतने केसेस किए कि 11.5 साल तो उनको कैद में गुजारने पड़ गए। उस वक्त तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, और वो बाकायदा बरी हो गए। और जज ने जब बरी किया तो क्या कहा कि इनके जुर्म की सजा मैक्सिमम 11.5 साल हो सकती थी, और उन 11.5 साल क्योंकि गुजर गए तो अब मैं इनको बरी कर रहा हूं। अरे भाई, इसकी सजा डिस्क्वालिफिकेशन थी सबसे बड़ी बात। ये पीएचडी की हुए फारूक नायक और आसिफ अली जरदारी ने एक केस मंतकी इंजाम पे नहीं पहुंचने दिया। कभी जज को बीमार कर देते थे, कभी प्रोसिक्यूटर बदनाम हो जाता था, कभी विटनेस नहीं आता था, कभी वो खुद। माशाल्लाह, ये आप हर केस उठा के देख रहे जरदारी के खिलाफ। और अब इस वक्त जैसे ही वो सदर बने 3 दफा इम्यूनिटी ले चुके हैं। भाई, आपने अगर कुछ किया ही नहीं है तो इम्यूनिटी किस बात की ले रहे हो? जाओ, वो नवाज शरीफ साहब माफी मांग के चले जाते हैं। जब उन पे कोई केस होता है तो उनके पास एक कतरी खत है, माशाल्लाह। चाहे वो हुदैबिया पेपर में लो, कतरी खत, हेलीकॉप्टर केस हो, खतरी खत, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हो, कतरी खत। कहते पूरी कौम को 3 दफा कौम से खिताब किया, 2 दफा असेंबली के फ्लोर पे खिताब किया कि मेरे पास पूरी मनी ट्रेल है। कौम आज भी मांग रही है वो मनी ट्रेल, आज दे दो। ये इनका किरदार। प्लेटलेट राउंड झूठ बोलने वाले हमें या ये हैं? बिल्कुल। लंदन की सरजमीन पे पहुंचते ही इनका डिनर सेट सही हो जाता है। प्लेटलेट्स को तो वैसे ये तो उस्मा कारदार साहबा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो चार्जेस हम पे लगाते, हम तो 3 साल इन्हीं ने आपस में मुकदमे, जितने मुकदमों की जिक्र कर रहे थे शाहिदा रहमानी साहिबा, उसमें से 90% मुकदमे जो थे वो पीएमएलएन ने किए हैं, पीपीपी पे हमने नहीं किए। नैब के सारे केसेस उठा के देख ले, इल्जाम ये इस तरह लगा रही हैं, अब इन्हीं के साथ बैठी हुई है। शाहिदा रहमानी साहब क्या कहेंगे? जो आदमी इनको कहता था कि मैं इनके मैं कहूंगी कि अल्लाह ताला जिस तरह ये और मैं लाशें घसीटूंगा, इनकी सड़कों पे लाशें घसीटूंगा, वज़ीर आज़म बनाया हुआ है। जवाब सुन ले, आप जवाब सुन लें हम शाहिदा रहमानी साहब से। जी सुन रहे, कौम भी सुन रही है इनके झूठ को। शाहिदा आप हमारे साथ मौजूद है मैम? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ और इनके झूठ को बड़े आप जवाब दें, तफसील से जवाब दे सकते हैं। चाहिए, इतना ही हौसला चाहिए इनको भी। मैं नहीं जा रहा, तो बर्दाश्त होगा नहीं। शायद सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुने कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कौन लेकर गया था कराची के केसेस को, किसने रावलपिंडी में
मुंतकिल कराए थे। मोहतरमा फरियाद तानपुर साहिबा पर किसने केस बनाया था? ये सब इमरान खान के दौर में है। और तमाम पॉलिटिकल उस वक्त की जितनी भी अदालतों के फैसले, आप अदालतों के फैसले क्यों नहीं मानती? जितने भी हमारी लीडरशिप पे केस थे, शाहिदा रहमानी साहब को बोलने देंगे तो हमें समझ बनाए जाते थे। नहीं, मुझसे पूछ रही हैं सवाल तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं इनसे नहीं पूछ रही। ये इनके सबर का पैमाना है जो कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मबनी तमाम तर गुफ्तगू ये करते हैं। मुझे नहीं एड्रेस करें। अब आप चुप करके बैठे हैं। साहब वो जजेस को बीमार करते थे। हाँ, वो ये नहीं, उन्होंने कभी जजेस को ना खरीदने की कोशिश की, ना अदालतों में उनको कहा गया गुड टू सी यू। उनको तो कहा जाता था अगर बीमार है तो स्टेशन पर डालकर लाया जाए। हमारे साथ कभी जजेस ने इस तरीके से फेवर नहीं की जिस तरह इमरान खान साहब को जो है प्रोटोकॉल देकर लाया जाता रहा और उनको शादी का दिन करार दिलवाया गया। हाँ, हमने कभी कोर्टों से ना फेवर ली। हमने 11 से ना करदा गुनाह के जुर्म में भी सजाएं ली। मोहतरमा फरियाद तानपुर साहबा पे किसने केस बनाया था? ख्वाहिश थी कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बहन को जो है वो गिरफ्तार करके लाया जाए। ईद की चांद रात को कभी सोचा था कि रातों को भी जो है वो ले जाके जेलों में बंद किया जाएगा। तो वो खवातीन नहीं थी, हम खवातीन नहीं थे। हमें सड़कों पे घसीटा किया, हमें वहां पे इस्लामाबाद में वाटर कैनन से पानी फेंक, क्या हम तशद्दुद कर रहे थे? क्या हम कोई मुजाहरा कर रहे थे? आप कहते हैं हमारा लॉन्ग मार्च एक मरतबा कराची से निकला है और वो आपको लेकर डूबा है। आपके तख्त पे आखिरी कील साबित हुआ आपके ताबूत पर। और आप देखें कि हम जब गए तो एक गमला कराची से लेके इस्लामाबाद तक एक गमला नहीं टूटा। और जब हम गमला नहीं टूटा। शाहिदा रहमानी साहब, हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। उस्मा कारदार साहब 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाह रही थी। अब मैं हाँ जी, देखें, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि DGISI जब इनके पास गए थे, कहा कि कौन सा सबसे मुश्किल मसला है पाकिस्तान का, तो PM इमरान खान ने कहा था क्रश ऑपोजिशन। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि पूरे ऑपोजिशन को इन्होंने डेथ सेल में डाला। मरियम नवाज साहिबा के तो इन्होंने दरवाजे तोड़वाए जो चादर और चार दीवारी की ये बात करते हैं। उनके प्रिजन सेल में कैमरे लगाए थे जो कि प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में खुलते थे। ये इनका हाल है चादर और चार दीवारी का। ये बातें करते हैं, प्लेटलेट्स की बातें करते हैं। इनकी अपनी पंजाब की मिनिस्टर यास्मीन राशिद ने खुद बाहर भेजा था। उनके डॉक्टर्स ने चेक किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और उनको बाहर भिजवाया। ये क्या बातें करते हैं? राना सनाउल्लाह के खिलाफ वक्त खत्म हो गया। उस्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थी और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ थे तहरीक इंसाफ से। अब तमाम हजरात का शुक्रिया। कल तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।